कंपनियां और बहुत सारे लोग कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई की थ्रेट दिखा करके करंट रूलिंग पार्टी उनसे इनडायरेक्टली रूप से बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग ली थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर बोला कि हमें कम से कम थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का क्या बना है, मजाक है क्या? ये पूरे भारत देश का अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है। आप यहाँ पर एफिडेविट लेकर के आए हैं। आप किस बिहाफ पर आए हैं? आपने 21 डेज मैंने आपको दिया था 15 फेब को 2724 को जब हमने ऑर्डर पास कर दिया, तो आपको फिर इतनी जरूरत क्या थी? आपने क्या क्या किया है? कोर्ट ने बोला, इसके बाद में बोला, मिस्टर काउंसिल आई डिड नॉट प्रोवाइड अ सिंगल मिनट्स टू यू। अब आपको मैं एक भी सिंगल मिनट नहीं दे सकता हूं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आपने वायलेशन किया है और कल आप इसका यहाँ पर ले आकर के डेटा दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता हुआ दिख रहा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्विस बैंक नहीं बनने दिया। बोला आप स्टेट बैंक में ही बन करके रहिए और सारी डिटेल्स जितनी है पूरे देश की उसको आप डिस्क्लोज करिए। और सिंपल तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ, कल मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। ईडी और सीबीआई का जो धौंस दे करके पूरे भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो फंडिंग हो रही थी, उनको धौंस दिखा करके किसी व्यक्ति से डरा को थ्रेट करके वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। आज दोस्तों भारत देश के संविधान का बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ में जो हमारा कंपनी एक्ट है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, इनकम टैक्स एक्ट है उसके लिए बड़ा दिन है। इसी के साथ में जो और बहुत सारी भारत देश के संविधान में जो चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के डिटेल्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे थे लोग, उन सब के लिए एक बड़ा दिन है, जिसमें से भारत देश की जो छोटी पार्टी हैं उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा अवसर दिया गया है कि क्योंकि कहीं जहां पर एक तरफ बड़ी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, खासकर जो रूलिंग पार्टीज है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू काफ़ी बड़े लेवल्स पर पैसे की रिसीविंग कर रहे थे और उसका डिटेल्स इनकम टैक्स के पास होता था, पर उसकी रिबेट इनकम टैक्स में नहीं मिलती थी। इसी के साथ में बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की थ्रेट दिखा करके करंट रूलिंग पार्टी उनसे इनडायरेक्टली रूप से बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग ली थी, जिसका डिस्क्लोजमेंट कहीं नहीं हो पा रहा था। इसी के साथ में आर्टिकल 19(1)(a) में जो कंप्लीट लिखा हुआ है कि जिसमें स्पष्टीकरण के साथ दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वोटर्स को यह पावर है कि वह व्यक्ति इन सारे डिटेल्स के बारे में जाने कि कौन सी पार्टी के पास कौन व्यक्ति कितना फंडिंग कर रहा है। इसी का विपरीत कहीं यह भी जानना ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, कि प्रत्येक पार्टी जो भारत देश में चुनाव कंटेस्ट करती हैं उनके साथ में राजनीतिक पार्टी छोटी हो या राज्य स्तर की हो या इसके साथ में इंडिपेंडेंट लड़ने वाले कैंडिडेट हो या छोटे स्तर में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हों, वह कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों से यदि रिस्पॉन्ड है तो वो कितने फंडिंग हो रही है, उसके बदले में सरकार उनको कितना सरकारी सेवाएं दे रही है, या सरकार उनको कितने बड़े टेंडर्स दे रही है, या सरकार उनको कितने बड़े व्यापक लेवल पर पैसे या फिर किसी बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियां उनके नाम पर बेच रही है या गिरवी कर रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब चुनाव होता है तो यह जानने की उसका अधिकार है कि जो रूलिंग पार्टी है वह किस तरह से है, या उसके ऊपर एलिगेशंस लग पा रहे हैं या नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं तो अब लगेंगे, या यह सारी डिटेल्स के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना कंटेस्ट करना शुरू किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ में 5 जजों ने जिस तरह से आज 1 घंटे तक सुनवाई में उनकी सारी चीज़ों की नसीहत खोल दी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑनरेबल सीजीआई ने बैठते ही पहली चीज़ों को शुरू किया है जो भारत देश के संविधान की एक बड़ी जीत होगी आज। पहला, उन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि कोई भी पार्टी यदि चुनाव कंटेस्ट कर रही है तो उसके साथ में क्या क्या एलिगेशंस है या क्या उसके पास में कितनी फंडिंग आ रही है। पॉइंट नंबर 1, यह उसका राइट्स है। दूसरा, कंपनी एक्ट के माध्यम से छोटी कंपनियां या बड़े कारपोरेट घराने या छोटी कंपनियों के पास भी अभी पावर हो गया कि जो बड़े कारपोरेट घराने बड़े बड़े देश की जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनको फंडिंग दे करके बड़े बड़े तरीके से किस प्रकार से वो बड़े सरकारी संपत्तियों को अपने हाथ में लेते थे या बड़े टेंडर्स लेते थे या देश के सेवा को कहीं वंचित करके वह स्पेशल पार्टी के भक्त बन करके वह कहीं ना कहीं देश की बड़ी संपत्तियों को खुद खरीदते थे और उसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड उनको मिल देते थे संबंधित पार्टीज को। इसी के साथ में इनकम टैक्स जो है
भारत देश का इनकम टैक्स इस सारी डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज कर रहा था कि किस पार्टी ने कितना, किस व्यक्ति ने कितना, किस नेशनल पार्टी को या राजनीतिक पार्टीज को पैसा दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और वह ध्यान रखने की ज़रूरत है 29 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर्स इंडिया के जितने भी नेशनल जुडिक्शन में भारत देश के जितने भी जगह पर स्टेट बैंक के जो खासकर बड़े जो हमारे महानगर हैं उन पे जहाँ पर भी इलेक्टोरल्स बॉन्ड का थ्रू प्रोसेस हुआ है उन सारी डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज कर रहा था। तो इसके लिए भी उन्होंने बोला है ऑनरेबल सीजीआई ने कि यह पीपल्स के राइट्स के अंदर में है जो इनकम टैक्स का, और इसके साथ में ये जो भारत देश का आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका कंप्लीट वायलेशन है। यह ऐसा नहीं कर सकती। यानी इसके माध्यम से 5 चीज़ें जो भारत देश की जनता के सामने इलेक्टोरल्स बॉन्ड के डेटास को डिस्क्लोज करने में कहीं ना कहीं वेरीगेट कर रहे थे, उसको आज उन्होंने साफ कर दिया कि ये नहीं कर सकते। और इनको यदि कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू प्रोसेस किया है तो इनके पास जितनी डिटेल हुई वो डिस्क्लोज की जाएंगी। समझ में आ गई कि पहला फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपनी एक्ट में है 95, आप लोग जानते हैं कंपनी एक्ट के माध्यम से इसमें कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसमें यह है कि मैक्सिमम वो 7.5% ही अपने टोटल बेनिफिट्स का किसी भी व्यक्ति पार्टीज को वह अपना प्रेजेंट अमाउंट को थ्रू इलेक्टोरल्स बॉन्ड में उसको बेनिफिट्स देती थी। अब वो लिमिट हट गई थी जिसका डिस्क्लोजमेंट अभी तक नहीं कर रही थी, अब यह करना आवश्यक मैंडेट हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना और प्रत्येक छोटी बड़ी कंपनियों को भी अब जानने का अधिकार हो गया। स्पष्टीकरण 1। दूसरा, इनकम टैक्स के पास ये सारी डिटेल होती थी, इनकम टैक्स डिस्क्लोज नहीं करता था, तो वह उसके लिए भी अब भारत देश के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू में कितना पैसा किस पार्टी के वो मिला हुआ है, किस व्यक्ति ने कितना दिया हुआ है, उसका नाम, उसका डिटेल, उसके बैंकिंग अकाउंट, सारी चीज़ों की डिटेल आएगी। अभी हम 3 पार्ट में ध्यान रखना, तीनों पार्ट में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इसी के साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 90 उसके साथ में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन को जाने। यह वायलेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत में यह बात मानी गई है। यह एक पहलू हुआ, पहलू नंबर 2। इसके साथ में कोर्ट ने यह भी बोला, जब स्टेट बैंक ने अपनी शुरुआत की उसने बोला कि हमारे पास बहुत लगभग 50 करोड़ का डेटा होता है, हम इसको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे जो किदवई साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने सीधा शुरू कर दिया है इसमें। पहले तो ऑनरेबल सीजीआई खन्ना साहब बोलना चाह रहे थे, पर किदवई साहब ने स्पष्ट बोल दिया कि आप बताइए कि केवाईसी आप करते हैं, आपके पास डेटा होता है, आप ये जो पेमेंट लेते एनएफटी के द्वारा भी पेमेंट ले रहे हैं, आप चेक के द्वारा भी पेमेंट ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, आप इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप इसके साथ में पेमेंट स्लिप भी, क्योंकि जजमेंट मैंने लिखा भी था, ध्यान रखना है। इसके साथ में उन्होंने बोला कि आप पेमेंट का स्लिप थ्रू भी लेते हैं, जैसे आप किसी से पैसा रिसीव करा रहे हैं इलेक्टोरल्स बॉन्ड का, तो आप उसको पेमेंट स्लिप देते हैं, वो भी दे रहे हैं आप। इसके साथ में एसबीआई का जो बॉन्ड एनएफटी फीड कर रहे हैं आप इसके साथ में ऑनलाइन से भी करे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद है, तो आपको इतना डेटा और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारी डेटा अलग अलग जगह पर हैं। इसके साथ में इसका ये दूसरा पहलू था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर बोला कि हमें कम से कम थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया, मजाक है क्या? ये पूरे भारत देश का अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, आप यहाँ पर एफिडेविट लेकर के आए हैं, आप किस बिहाफ पर आए हैं? आपने 21 डेज मैंने आपको दिया था 15 फेब को 2724 को, जब हमने ऑर्डर पास कर दिया तो आपको फिर इतनी ज़रूरत क्या थी? आपने क्या क्या किया है आप खुद बताइए। आप 1 दिन 2 दिन पहले आकर के एफिडेविट एक फाइल कर देते हैं कि अब इसमें ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन, इतने बड़े देश के मामले को लेकर के आप ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसमें जो टाइम है उसको एक्सटेंड करने का, यानी जो अभी डेट थी 6 मार्च वाली, उस मार्च की डेट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको लेकर के आप मॉडिफिकेशन मांगते हैं। तो आपको ये चीज़ तो सोचने का विषय है कि आप देश की सर्वोच्च न्यायालय से इतने बड़े मैटर में जहां 140 करोड़ की जनता प्रभावित हो रही है, आप उसके लिए ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि भारत देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त ब्रांचेस हैं, उनके पास काफ़ी बड़े पावर्स पर मैन पावर है। इसके साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इमीडिएट इसी वक्त पूरे डेटा डिस्क्लोज करें। तो उन्होंने बोला कि हमें फिर से टाइम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और डायरेक्शंस था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, जिसमें उनके पास जितने डेटास थे उसको डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया था। उस जजमेंट का जो डेटेड था वो भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ।
उस डेट में ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जितने डेटाज हैं उसको भी वो अपना डिस्चार्ज करें। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने सीधा का सीधा पूरा डिटेल्स 13 अप्रैल 2024 के जितने डेटाज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, नेम, डिटेल, उसके डिस्क्रिमिनेशन, जो उसका डिजिग्नेशन, उसका अकाउंट, उस पार्टी कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना दिया गया है, ये सारी चीज़ों यानी चार चीज़ें बोली गई। नेम, अकाउंट नंबर्स, उस बैंक का जिस बैंक से उसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया, खासकर स्टेट बैंक से ही ज़्यादातर रहे हैं क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट 99%। इसी के साथ में उन्होंने किस पार्टी को फंड किया है, ये सारी चीज़ों का बंडल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट के साथ में फाइल हुआ था ऑनरेबल सीजीआई के नेतृत्व में, वो सारी चीज़ों को खोल दिया गया। और उसको जैसे ही खोलेंगे तो बड़ी उसमें 10-5 मिनट का टाइम लगा क्योंकि बहुत बड़े बंडल्स थे। जैसे ही खोलना शुरू हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेजेंट किए हुए वकील थे हरीश साल्वे जी, उन्होंने भी अपनी बातों को रखने की कोशिश किया पर कोर्ट ने कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान पर लगभग 2 से नहीं 10 मिनट तक का टाइम चलता रहा और सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करती रही कोर्ट। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो उनके पास में जो डिटेल्स पर्सनल लेवल पर थी उन्होंने एफिडेविट फाइल करके अपना सारा का सारा भारत देश में जितने इलेक्टोरल बॉन्ड लगभग 22,217 ये डिटेल्स है और लगभग 50 करोड़ कस्टमर हैं सर्वर पर इनके, इसलिए इनके लिए थोड़ा बड़ा हो गया था। तो कोर्ट ने ये सीधा बोला कि ये कोई बात नहीं होती है, हम इस चीज़ को आराम से निपटा सकते हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरा डेटा है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा डेटा अपना डिस्क्लोज करना शुरू किया वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लग गया कि पूरा का पूरा हमारा खुलासा तो इनके सामने हो गया है, अब तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है और अलग से हमारे पर कॉस्ट भी लगेगी, पेनाल्टी भी होने वाली है क्योंकि कोर्ट आज पूरे मूड में थी, पूरे फॉर्म में थी आते ही। उन्होंने दूसरे पॉइंट पर जैसे ही बोला तो इलेक्शन कमीशन के बाद में जैसे ही ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है सामने फिर से और बोलता है कि मुझे 2 से 3 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम इतने में अपना एफिडेविट सारी चीज़ें फाइल कर देंगे। कोर्ट ने बोला इसके बाद में बोला मिस्टर काउंसिल आई डिड नॉट प्रोवाइड अ सिंगल मिनट्स टू यू, अब आपको मैं एक भी सिंगल मिनट नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आप कल यानी टुमारो आप ध्यान रखना वर्किंग आवर का मतलब आप लोग मोटा समझते 4:30 बजे तक का समय, कल तक में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक, स्टेट बैंक के लिए कल का दिन मैंडेट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तो अपना डेटा दे दिया और वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो डेटा पहुंच भी गया। इसके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी बोला गया कि आप पर्सनल एफिडेविट भी फाइल करेंगे कि कोर्ट आप कंटेम्प्ट का आपने वायलेशन किया है और कल आप इसका यहाँ पर ले आकर के डेटा देंगे, ये भी होगा। इसी के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो नोटिस भी की गई कि आप ये सारी चीज़ों को ले आकर के सारी जितनी भी डिटेल्स आपके पास फिजिकली ऑनलाइन है कल तक मेरे पास जमा होना चाहिए, ये भी स्पष्ट कर दिया गया। इसी के साथ में जो 15 फरवरी 2024 का जो कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें यह बोला गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में अपना डिटेल्स देगी, साथ में 13 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपनी सारी डेटाज को वो अपलोड करेगी इलेक्शन कमीशन की पोर्टल पर। यानी इलेक्शन कमीशन को कितने का टाइम दिया, 13 मार्च का और 6 मार्च का कहाँ पर दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए। इसके 2 पार्ट्स थे, इसमें उन्होंने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बोला है कि 15 तारीख तक आप जो है ये सारी डेटाज को अपलोड करके वेबसाइट पर रन कराएंगे। बात समझ में आ गई। इसके साथ में यह भी बोला गया है कि आप लोग दूसरी तरीके से ऐसी ज़रूरत नहीं करेंगे और कल तक इस काम को करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सीधा मैंडेट कर दिया गया। फिर इसके साथ में सवाल उठता है हम लोगों का, इसमें 2 पिटीशन थी, एक ADR की और एक हमारी। अब इसमें सवाल उठता है तो ऑनरेबल्स हमारे लर्नर ब्रदर्स प्रसाद भूषण जी थे, उन्होंने भी कोशिश रिक्वेस्ट किया कि हमारा कंटेम्प्ट पिटीशन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। जैसे इलेक्शन कमीशन अपना पूरा डिटेल्स सबमिट करना पूरे कोर्ट में शुरू करता है और कोर्ट उनको रिलाई करना शुरू करती है तो हम लोगों ने इस ग्राउंड को रेज किया कि ऑनरेबल्स माय पिटीशन इज द पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज आई फाइल द कंटेम्प्ट पिटीशंस अगेंस्ट टू द स्टेट बैंक मैनेजर्स व्हिच द नेम इज देयर लाइक देयर जस्ट वेट, इनका नाम है स्टेट बैंक के जो मैनेजर थे ये हैदराबाद
सॉरी मुंबई उनका हेडक्वार्टर्स है। तो नरीमन ब्रांच कुछ था, कुछ खड़ाना कुछ उनके नाम पर है। तो वो उनके नाम पर हम लोगों ने एफिडेविट फाइल किया था कि वो कंटेम्प्टनर है, यानी इनके ऊपर एलिस्ड हैं ये। तो उनके ऊपर हमारा मैटर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपना डेटा देगी जो उसके पास अवेलेबल है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरा डेटा है। तब कोर्ट ने फिर से दोबारा बोला है कि मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट इज़ द मैंडेट इफ यू फाइल द एफिडेविट कि हम कल इस पूरे डेटास को दे रहे हैं, इसके साथ में कोर्ट में आप एक एफिडेविट देंगे और कल शाम तक वर्किंग आवर के टाइम तक आपको इन सारी डिटेल्स को देना पड़ेगा। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इलेक्शन की पोर्टल की वेबसाइट जो है वह सारी चीज़ों को दे दिया जाएगा। इसके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी घबराहट काफ़ी बढ़ चुकी थी कि उसके ऊपर कोर्ट कहीं कंटेम्प्ट मतलब जो भी है कंटेम्प्ट में बहुत सारे जो कॉस्ट इम्पोज होती है, कहीं जेल में भेज दिया जाए, कुछ जो भी मन में उनके बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, उसको लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमें सिंपल से सिर्फ एक मतलब है कि आप सीधा सीधा सारी जितने डिटेल्स है आप डिटेल्स पोर्टल में दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे कोर्ट में प्रेमिसाइसेस में ले आकर के जमा कराए, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पूरे देश में पोर्टल में अपने उसको डाले, इतना ही मेरा उद्देश्य और टारगेट है। साथ में यह भी स्पष्टीकरण कोर्ट ने दिया कि किस व्यक्ति ने, कौन सी पार्टी ने कितना कितना फंडिंग ली है, उसको भी यह जानने की ज़रूरत है और उसको भी डिस्क्लोजमेंट में लेने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्टी रही, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट की लार्जेस्ट पार्टी है, वह कहीं ना कहीं पूरे भारत देश के सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमने एक भी सिंगल रुपए ना हम खाए हैं ना खाने देंगे। यह जो नारा था वह आज पूरे भारत देश के सामने इलेक्शन कमीशन के डेटास के आधार पर यह कहीं ख़त्म होता नज़र आ जाएगा। और कल शाम तक मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से कल मिलूँगा। कल शाम तक मैं फिर से सारी चीज़ें यह आपसे बोलना चाहता हूँ कि कल शाम तक में यह सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी कि कितना खाया है और कितना खाने दिया गया है। दोनों शब्द मैं बोल रहा हूँ, कितना नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यह शब्द अभी तक का था। पर आज इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स प्रोवाइड किया है, पर मॉनेटरीज के लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो किया है वह कल आपको मिल जाएगा सारा डेटास। और वो स्पष्ट कर देगा कि जो अभी तक की पार्टीज, कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं किसी का विरोध नहीं कर, कोई भी पार्टी जो ये अपने आप को यह कहना चाहती है, फेयर साफ सुथरा साबित करना चाहती है कि न मैं खाया हूँ, और ये कल से स्पष्ट हो जाएगा कि कितना खाया और कितना खाने दिया गया है या कितना खिलाया गया है, ये कल पूरे भारत देश की जनता के सामने यह साबित हो जाएगा। इसी के साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, और उसने सही सीधा टाइम बाउंड मैनर्स में बात किया है, किसी को कोई लिबर्टी नहीं दी है, और सीधा स्टेटमेंट स्टार्ट किया है कि आपने इतने दिनों तक क्या किया है, मुझे सीधा बताइए। आप इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। कई बार तो कोर्ट ने जोकिंग मैनर्स में भी बात किया है, पर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग गया है कि जैसे विदेशों में एक स्विस बैंक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वह भी बहुत सारे भारत देश के जैसे देश के और भी जो कंट्रीज़ हैं विदेशों के, उनके स्विस बैंक में अकाउंट होते हैं और ब्लैक मनी कहा जाता है कि उनको रिसीव होती है। और इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करता हुआ दिख रहा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्विस बैंक नहीं बनने दिया, बोला आप स्टेट बैंक में ही बन करके रहिए और सारी डिटेल्स जितनी है पूरे देश की उसको आप डिस्क्लोज करिए। और सिंपल तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ, कल मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसके साथ में यह भी बोला कि इसके साथ में इन्होंने जो 30 जून तक का एप्लीकेशन फाइल किया था एफिडेविट के साथ में कि हमें टाइम दिया जाए टाइम बार्ड्स मैनर्स में, तो वो सारी चीज़ों को डिसमिस कर दिया। ठीक, तो इसके साथ में कल आप लोगों को 4 बजे तक में सारा डेटा मिलेगा इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में सारे, यानी हमको प्रशांत भूषण जी को, 2 जो पिटिशनर हैं उनके साथ में सारी डिटेल्स कल आ जाएंगे, एक एक कॉपी हम लोगों को रिसीव कराई जाएगी। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि इसके अलावा 15 जो अभी मार्च का महीने में 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन की पोर्टल पर जो साइडों में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें पूरे भारत देश की डिटेल्स पूरे सारी उसमें पब्लिश हो जाएगी। ठीक, अभी कुछ आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो बात कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें 4 चीज़ों का अमेंडमेंट का भी डायरेक्शन हो गया। एक तो ध्यान, ये जो मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है, इनकम टैक्स कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नहीं प्रोवाइड कर रहा था, इसके साथ में जो कंपनी लॉ एक्ट है उसको लेकर के, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर में सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके साथ में दूसरा पहलू भी ये भी बोला गया, आरटीआई के दायरे में सारी चीज़ें वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनके दायरे में ही होंगी। तो ये 4 चीज़ें स्पष्ट हो गई कि, और इसके साथ में इलेक्टोरल्स बॉन्ड 15 अगस्त जो हमारा 15 फेब
2024 से इसको कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब इसमें कुछ भी नहीं किए जाएंगे। यह भी आवश्यक जानना है आप लोगों को, 29 अप्रैल 2019 से टिल 15 फेब 2024 तक का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा ये प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। सीबीआई ने क्या कुछ कहा, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जानकारी नहीं देते, क्या 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 जाएगा? उन्होंने बोला है कि देखिए, हाँ, ये भारत देश के कानूनी अधिकार है, यह भारत देश का संवैधानिक अधिकार है, यह भारत देश का पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उसका संवैधानिक अधिकार है। जो स्टेट बैंक ने एफिडेविट फाइल किया ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन, उनको अपने आप में सोचने की जरूरत है। दिस इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ये मैं उन्हीं का स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर्स को, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर वो भी करना था, डिबेट उसमें काउंटर करना था, इसलिए मैंने लिखा भी है। इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी पब्लिश्ड वंस, ये उनका पूरा डेटा उनको इलेक्शन कमीशन को उसको पब्लिश भी करने के लिए बोला। इसके साथ में उन्होंने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइम्स जो उन्होंने बोला है उस टाइम्स को हम नहीं अलाउ करेंगे। 30 जून तक का आपने जो टाइम एप्लीकेशन फाइल किया है वो भी हम डिनाई करते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए कि आप अपेक्स कोर्ट में बैठे हो। इसके साथ में यह भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जितनी डिटेल्स हैं वो तब तक हमारे पास सबमिट करें। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबमिट करना शुरू किया, स्टेट बैंक को यह लग गया कि अब मैं फंस चुका हूँ। और इसके साथ में दोनों पिटिशनर्स, एक एडीआर की और हमारी, दोनों पिटिशनर्स जो हैं वह भी स्पष्टीकरण में काउंटर जो हम लोगों का कंटेम्प्ट पिटीशन है, वो कंटेम्प्ट पिटीशन स्पेसिफिक फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे दिया तो स्टेट बैंक बचता है, तो कोर्ट को डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर वो आगे का स्टेप्स वो हो गया। इसी के साथ में वह उन्होंने यह बोला है कि इनका 2 साइकिल्स में ये प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ में यह भी बोला कि आपके पास जितनी केवाईसी से पेमेंट की गई है, इसके साथ में जो आपने पेमेंट स्लिप किया है, इसके साथ में जो कंट्रीब्यूशंस और भी स्टेट बैंक में थ्रू अकाउंट से किए गए हैं, एनएफटी से किया गया है, चेक से किया गया है, ये सारी डिटेल्स भी चाहिए और आप उस सबको पब्लिश करेंगे। अब इनके साथ में इनके 29 ब्रांचेस हैं अलग अलग, उसको भी कोर्ट ने बोला है सारे ब्रांचेस में होने चाहिए। हेड ब्रांच इन्होंने एक इनको बोला था, एक जो है तो ये सारे एक हेड ब्रांच है जिसका मुंबई हेडक्वार्टर है, आप लोग जानते ही है। इसके साथ में इन्होंने बोला है कि ये इसके साथ में दूसरी जो सेकंड पहलू इन सारी चीज़ों को लेकर के थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब दे दिया तो आपको देने में क्या दिक्कत आ रही है, बिकॉज यू आर द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया, यू आर द लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट इंडिया, यू आर लार्जेस्ट आल्सो लॉन्गर लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के स्टेट बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो कौन सा अधिकारी होगा एसबीआई का जो जेल जाएगा, जिसके नाम पर एफिडेविट फाइल कराई जा रही है। कोर्ट ने, आज मैं आप लोगों से पहले बोला हूँ, उनका नाम क्या है? मैं कोर्ट का जस्ट वेट मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट का 2 टूक सर बोलेगा। हाँ, एक टूक में 2 टूक तो बहुत हो गया है, 2 टूक में क्यों बोलेंगे, हम 1 टूक में बोल देते हैं। हम नाम बता दे रहे हैं जिसके नाम पर हम लोगों ने एफिडेविट फाइल किया है, वो चेयरमैन है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। जस्ट वो ध्यान रखना है कि वो अवमानना की जो नोटिस है, अवमानना की नोटिस उनको झेलना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, ये देखने की जरूरत है। जस्ट उनका खटाना कुछ नाम है, खताना कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिए नेट में, मैंने बता दिया है उनका ऐसे कुछ नाम है। इट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ, चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग देख लीजिए नेट में, उन्हीं के नाम पर एफिडेविट फाइल किया गया है। और नरीमन बिल्डिंग के हेड उसका एड्रेस है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई। ठीक, ये इनके नाम पर सारी एफिडेविट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इन्हीं को कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि आप जो है तो अपना एफिडेविट फाइल करिए। ठीक है, ये है, मेरे से देख लो, ये एप्लीकेशन मेरे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब इसके साथ में आप लोगों के कुछ सब्स्टिट्यूशन हो या इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। इससे दूसरा एक बहुत बड़ा भारत देश में जहाँ कंट्रोलिंग होगी, स्पेसिफिक पार्टी जो बहुत तेज़ी से बॉन्ड पा रही थी, उनको साइड लाइन से जो फ़ायदा मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। ईडी और सीबीआई का जो धौंस दे करके पूरे भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो फंडिंग हो रही थी, उनको धौंस दिखा करके किसी व्यक्ति से डरा को थ्रेट करके वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। यह एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ दिस केस था।
और इसके साथ में पूरे पब्लिक को नॉलेज मिल जाएगा। इसी के साथ में जो छोटी पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कंटेस्ट करते हैं, वो भी इस दौड़ में और इस रेस में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके कंटेस्टिंग को लेकर के वो इक्विवेलेंट पैरेलली लड़ने के लायक बन जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।